हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज थोड़ा सा वीडियो लेंथी भी होने वाला है, लेकिन ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं फिज़िक्स के, तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो देखना है, समझना है। अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी नोटबुक ओपन करके रखेंगे साथ में और नोट्स बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये लॉज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपने सराउंडिंग में डेली जो रूटीन में हम कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं जिनको कि हम बहुत ईजिली न्यूटन्स लॉ से लेटर ऑन समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, चलिए उन एग्जांपल्स से लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 कि अगर आपके घर में एक टेबल है, तो एंड इट इज़ अ बिग टेबल, सपोज दिस इज़ डाइनिंग टेबल, तो इसको मूव करने के लिए क्या होता है, इसको मूव करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ज़्यादा। या अगर ये टेबल रेस्ट पोजीशन में, जब तक आप इसको मूव करना नहीं चाहें ये टेबल मूव नहीं होगी। देखते हैं हम सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है या वो खुद से मूव नहीं होते। नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर ये टेबल है और इस टेबल के ऊपर आप पढ़ते हैं बैठ के, तो जो इस टेबल के ऊपर बुक रखी होती हैं तो वो तो डेली बेसिस पे हम इजीली क्या करते हैं, बुक्स को डिस्प्लेस करते हैं, हम इसको उठाते हैं, रखते हैं, थोड़ा सा मूव करते हैं, ये सब। तो जो कम मास का ऑब्जेक्ट है उसको हम बहुत इजीली मूव करते हैं इधर उधर। तो ये भी हम ये भी नोटिस करते हैं रूटीन लाइफ में। और क्या हम देखते हैं स्टूडेंट्स, और हम देखते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट पर्टिकुलर हाइट, तो अगर ये फॉल होता है तो ये नीचे की तरफ फॉल होता है, मीन्स डाउनवर्ड फॉल होता है। ठीक है, ये भी हम ऑब्जर्व करते हैं। एक और चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, जब आप फैन को ऑफ करते हो तो अगर ये फैन चल रहा है सपोज, ठीक है, ये फैन है, ये फैन चल रहा है, तो जब हम फैन को ऑफ करते हैं, इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ द फैन, इसकी ब्लेड्स थोड़ी देर चलती रहती है अपने आप। ठीक है, होता है ना ऐसे, एकदम से स्विच ऑफ करके ये ऑफ नहीं होता, इसकी ब्लेड्स चलती रहती हैं। तो ये सब हम देखते हैं फिनोमिना डेली लाइफ में अपने चारों तरफ, और ये सब न्यूटन्स लॉ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ से हम ये सब एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक और चीज़ आप इन सब में देख रहे हो, इन सब में आप देख रहे हैं कि कुछ तो रिलेटेड है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। ठीक है, एक और चीज़ आप देख रहे हो कि कुछ तो कॉमन है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोजीशन। तो ये दो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम इसमें मास का जो क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है पोजीशन चेंज होने में। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं। तो जब मास का टर्म आता है रेस्ट और मोशन के रिगार्डिंग, तो स्टूडेंट्स एक टर्म आता है विच इज़ इनर्शिया। द टर्म इज इनर्शिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इनर्शिया। तो इनर्शिया को हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ना है डिटेल में। तो इनर्शिया पहले समझेंगे है क्या। इनर्शिया होता है, ये मास की प्रॉपर्टी है। आप देखते हैं ना कि कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है। कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मार्कर है, मैं इसको इजीली मूव कर रही हूँ ऐसे। इस बोर्ड को मुझे मूव करना होगा तो थोड़ा सा और मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ होगा अगर हम फोर्स के टर्म में ना भी कहें। और बहुत बड़ा टेबल है, डाइनिंग टेबल है, उसको मूव करने के लिए हमको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो इनर्शिया मास की प्रॉपर्टी होती है, या हम कहते हैं कि इनर्शिया क्या है, ये सब चीज़ें जो मूव नहीं हो रही हैं ये है इनर्शिया। मतलब रेजिस्ट करता है, कोई भी मास या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज होने को रेजिस्ट करता है, मतलब वो जिद करता है, उसको चेंज नहीं होना है। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। हम सेकेंड लॉ हमको ये बताता है, फोर्स मास एक्सेलरेशन का रिलेशन। और जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप पे फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है,
तो वो थर्ड लॉ होता है। तो ऐसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉज ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो चलिए हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया को एक्सप्लेन करता है, और फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम अर्ली टाइम में गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। तो मींस आप ये लर्न करने के लिए है कि इनर्शिया से रिलेट करता है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है, अब समझेंगे पहले। मींस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्योंकि एग्जाम में तो स्टेटमेंट ही आएगा आपके। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमको फर्स्ट लॉ ये बताता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन, अगेन यहाँ पे एक बड़ा सा हमने टेबल ले लिया। If an object is at rest position, it will remain at rest position unless an external unbalanced force acts on it. सिंपल वर्ड्स में बोले, अभी चलो अनबैलेंस्ड हम टर्म यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल टर्म्स में हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे रहेगा हमेशा, इनफाइनाइट टाइम के लिए वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होता है तो, ठीक है। इतना समझना है, जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे दिस ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट पोजीशन। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज, अगर ये आपका एक ऐसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है जो कि बॉल को फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये बॉल इनफाइनाइट टाइम के लिए मोशन में रहेगी, चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी। ये आपके ऑलवेज इट विल इन द मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट। एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये बॉल चल रही है, अचानक से यहाँ पे ऐसे बम्पी सा सरफेस आ गया, तो ये इस रफ सरफेस में इसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रिएक्शन फोर्स मिलेंगे, सडनली ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। रिपीट करते हैं एक बार कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजिशन इट विल रिमेन एट रेस्ट पोजिशन अनलेस एन एक्सटर्नल unbalanced force acts on it. If an object is in the motion, it will remain in the motion unless an external force acts on it. ठीक है, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो इसको लिखेंगे, चलिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है? If an object is at rest position or in continuous motion, it will remain at rest or in motion unless an external force applied on it। ठीक है, और मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहे कि एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल कैसा वाला फोर्स स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे हम अभी। अनबैलेंस्ड होना चाहिए फोर्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड अभी हम समझेंगे। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। फोर्स का समझने के लिए अभी हम बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड समझेंगे, अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगी। सबसे पहले आप पॉज करके ये सब नोट करेंगे। तो चलिए पॉज करिए और नोट डाउन करिए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनर्शिया, इनर्शिया हमने बताया इनर्शिया होता है, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मास। और क्या, कैसी प्रॉपर्टी है ये मास की?
ये करता है इट रेजिस्ट टू चेंज, ठीक है, रेजिस्ट करता है किसी भी चेंज, इट रेजिस्ट टू चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, पोजीशन चेंज नहीं होने देगा, रेजिस्टेंस दिखाएगा, अगर आप पुश करेंगे तो वो पुश नहीं होगा, ठीक है। तो मास रेजिस्टेंस दिखाता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन, इट्स प्रेजेंट पोजीशन। तो वो पोजीशन रेस्ट भी हो सकती है और वो पोजीशन आपके कॉन्टिन्यूस मोशन भी हो सकती है। तो ये वाली जो पोजीशन है ये मोशन बता रहा है, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल रेस्ट बता रहा है, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे, फिर रब करके हम बैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड फोर्स समझते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, कि इफ़ यू विल टेक अ ग्लास, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, अभी एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, और लेकिन इसके ऊपर आपको एक ग्लास फिल कर देना है किसी चीज़ से जिससे ये मोशन में ना आए, और इसके ऊपर जो टी के कोस्टर होते हैं, मतलब कोई लाइट सा पेपर हमको रखना है ऐसे ग्लास के ऊपर, और आपको क्या करना है, एक कॉइन रखना है, बड़ा वाला कॉइन रखना, कोई हैवी सा, यहाँ पे सेंटर में हमको कॉइन रखना है, और आपको यहाँ से इसको विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी से आपको क्या करना है, उसको क्लिक करके ऐसे इसको टिक करके, ये जो कोस्टर है या इसके ऊपर आपने जो एक बहुत थिन सा कोई प्लास्टिक का ऐसे शीट रखा है, इसको बहुत जल्दी से आपको यहाँ से टिक कर देना है। तो जब आप इसको टिक करेंगे तो आप देखते हैं कि कॉइन अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, ये ऐसे ड्रॉप हो जाएगा, ग्लास के अंदर ही ड्रॉप हो जाएगा। एक मिनट में चेक करूं मैंने माइक ऑन किया या नहीं, ओके, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लिक करके ये इसमें फॉल हो जाएगा। तो फिर से आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे फिजिक्स के टर्म में, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे इनर्शिया ऑफ दिस कॉइन, ठीक है। यहाँ पे इस कॉइन का इनर्शिया मतलब ये कॉइन, दिस कॉइन इज रेजिस्टिंग द चेंज, वो चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट रेडी टू चेंज इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे ये भी इनर्शिया एक्सप्लेन करता है। ये एग्जाम्पल क्या एक्सप्लेन करता है, इनर्शिया शोन बाय कॉइन। तो ये एक्सपेरिमेंट में ये शो कर रहा है। और भी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल ये है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जब आप बस में बैठे होते हो और बस रेस्ट पोजीशन पे है, बस कैसे है, बस रेस्ट पोजीशन पे, ठीक है। अब आप चलिए यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं, ये बस है और ये रेस्ट पोजीशन पे है, ये आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, रेस्ट पे है ये। अब सडनली बस स्टार्ट होती है मूव होना, ठीक है, सडनली बस स्टार्ट हुई मूव होना। आपकी बॉडी की पोजीशन जो है स्टूडेंट वो ये है, यहाँ पे है। अब बस आगे की तरफ स्टार्ट हो रही है, बस आगे की तरफ स्टार्ट हो रही है, तो बस तो किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है, आपकी बॉडी का जो मास है, उसका जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, मतलब उसको चेंज नहीं होना है। तो आपको ये, आप बस आगे की तरफ जाएगी, आपको ऐसे बैकवर्ड जर्क लगता है, मतलब आपकी बॉडी अपनी पोजीशन पे रहना चाहती है लेकिन बस उसको आगे ले जा रही है, ठीक है, बस आगे जा रही है, आपको यहीं पे रहना है, तो आपको ऐसे बैकवर्ड जर्क फील होता है। तो क्या होता है, हमको बैकवर्ड जर्क फील होता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बस मोशन में है, ठीक है, ये बस है और ये मोशन में है, चल रही है बस, चल रही है, तो आपकी बॉडी किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, आपकी बॉडी भी बस के साथ ऐसे आगे जा रही है, आगे जाती। अभी आपकी बॉडी मोशन में है, ठीक है, आपकी बॉडी की क्या पोजीशन है, वो मोशन में है। तो अब सडनली जब बस
स्टॉप होती है, तो बस तो अपनी जगह पे रुक गई, लेकिन आपकी बॉडी क्या है, वो मोशन में है, वो आगे की तरफ, उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे उसको आगे जाना है। तो इस केस में हमको फॉरवर्ड जर्क फील होता है। जैसे ही सडनली बस या कार रुकती है तो हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसको अभी ऐसा ही है कि वो आगे के डायरेक्शन में मूव करना है उसको। तो इस केस में हमको फॉरवर्ड जर्क फील होता है। ये सब इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं। एक और हम कार्स के रेफरेंस में लेते हैं। अगर आप, ये रोड है और ये टर्न आ गया रोड पे, ठीक है, अब आपकी बस यहाँ पे है और आप भी यहाँ पे हैं, ठीक है। अब आपकी बॉडी का यहाँ पे इनर्शिया कैसे है, कैसे लग रहा है आपके मास को कि मुझे सीधा जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन सडनली बस इधर मुड़ती है, तो अभी जो बॉडी है वो आउटवर्ड, मतलब बॉडी को फील होगा कि उसको इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन बस तो इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, तो ये बॉडी है, इसको आउटवर्ड पुश फील होता है। तो टर्न पे बॉडी को आउटवर्ड पुश फील होता है। तो दीज आर दी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। तो ये आपको ध्यान रखने, ये क्वेश्चन बन के भी आते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड जर्क अगर लर्न नहीं होता है तो पोजीशन को आप इमेजिन करके ध्यान में रखेंगे। फिजिक्स में स्टूडेंट्स आपको इमेजिन ही करना है, सारी चीज़ें हमारे डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार सोचना है, बार बार सोचना है, और हमको कनेक्ट करने की ऐसा क्यों होता है, ये तो ऐसे होता है, तो ये ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो बस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने का यही एक तरीका होता है। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स। अब एक और चीज़ आती है स्टूडेंट्स, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो मैंने बताया भी वो समझना जरूरी है, तो समझते हैं हम। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स से कोई वर्क डन नहीं होता, जितना भी काम होता है वो सब अनबैलेंस्ड फोर्स से होता है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन। वर्क डन रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क डन, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वर्क डन के लिए। अब बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड हम समझेंगे स्टूडेंट्स कि क्या है ये। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक गेम होता है ना, टग ऑफ वॉर, ऐसे आप रस्सी, दोनों साइड के प्लेयर्स ये रस्सी को कनेक्ट करते हैं और फिर खींचते हैं अपनी अपनी तरफ, ठीक है। तो जिस साइड ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वाला साइड जीत जाता है। तो अब इससे हम बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का समझेंगे। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि इफ़ ईच प्लेयर इज़ अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, ये भी 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, और ये इस वाले साइड भी इक्वल बिल्ड के, इक्वल हाइट के, इक्वल स्टेमिना के सपोज प्लेयर्स हैं, ये भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो दीज आर अप्लाइंग टोटल 30 न्यूटन फोर्स, और इधर से भी 30 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये बराबर बराबर फोर्स है, दिस इज बैलेंस्ड फोर्स। इसमें वर्क डन नहीं होगा, मतलब ये कुछ भी नहीं होगा, अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं है। सेम वे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर ये टेबल है और आपको ये टेबल मूव करनी है घर में, यहाँ से आप एक पर्टिकुलर x न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और अगर आपके फादर भी x न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये टेबल अपनी जगह से नहीं हिलेगा, होता है ना। यहाँ से भी आप फोर्स अप्लाई करो, यहाँ से भी इक्वल फोर्स होगा तो वर्क डन नहीं होता है, कुछ भी काम नहीं होगा, ये मूव नहीं करेगा। इसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है वर्क डन में। तो इसीलिए हम फर्स्ट लॉ में जब हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने अनबैलेंस्ड फोर्स कोट किया था फोर्स की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर आप समझें कि ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि 30 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, और ये भी 3 प्लेयर्स हैं जो कि 30 न्यूटन अप्लाई कर रहे थे फोर्स। सडनली एक प्लेयर को लगा कि नहीं हमको जीतना है, और उसको बहुत ज़्यादा उसको इंथुजियास्टिक है वो, और उसने और ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बहुत फोर्स अप्लाई किया, और इस साइड थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज हो गया एक्सक्यूज मी, बिकॉज ऑफ दिस प्लेयर। सपोज इसने 1 न्यूटन का एक्स्ट्रा लगा दिया फोर्स, तो इधर हो गया 31 न्यूटन। अब इस तरफ ज़्यादा हो गया ना फोर्स, तो ये यहाँ पे ये रस्सी है, टग है, तो ये क्या करेंगे, ये सब के सब इधर फॉल हो जाएंगे, मतलब ये जीत जाएंगे,
इधर फॉल हो गए, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा था, ये वर्क डन हुआ, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। एक्सक्यूज मी, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स है, ठीक है। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनर्शिया के ये सब एग्जांपल्स आपको क्लियर हुए। सारे पोजीशन में आप क्या देख रहे हो, इनर्शिया क्या कर रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। मास क्या कर रहा है, मास चेंज नहीं हो रहा है, आपको मास को चेंज करना पड़ रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये फर्स्ट लॉ था, इसको भी आप पॉज करके वीडियो इसको भी नोट करेंगे, चलिए नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, उससे पहले हम इसको समझेंगे थोड़ा एग्जांपल्स के हेल्प से। तो न्यूटन सेकंड लॉ में एक न्यू टर्म आएगा, जैसे फर्स्ट लॉ में आया था एक टर्म इनर्शिया, ठीक है, वैसे ही न्यूटन सेकंड लॉ में भी एक टर्म आएगा विच इज मोमेंटम। तो मोमेंटम पढ़ने से पहले हम फोर्स तो हमको मालूम है, ठीक है, फोर्स कैसे रिलेट करता है, मास से रिलेट करता है, एक्सेलरेशन से रिलेट करता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन किससे रिलेट करता है, एक्सेलरेशन रिलेट करता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होती है उससे एक्सेलरेशन रिलेट करता है, इसका मतलब फोर्स भी रिलेट करेगा चेंज इन वेलोसिटी से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई बहुत लाइट बॉल है, मींस आपके एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक, और एक कॉर्क की बॉल है, एकदम हार्ड बॉल है, ठीक है, कॉर्क की बॉल है। तो दोनों बॉल को अगर सेम स्पीड से फेंक रहे हैं और आप उसको कैच कर रहे हो, तो आपको इन दोनों में से कौन सी बॉल कैच करना इजी रहेगा, ये रहेगा प्लास्टिक की बॉल। क्यों, क्योंकि इसका मास कम है, इसलिए आपके हाथ में फोर्स कम अप्लाई होगा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मास। तो जितना मास होगा उतना फोर्स एक्सपीरियंस होगा आपको। एक तो ये, एक और एग्जांपल से लेते हैं हम, अगर कि कॉर्क की बॉल लेते हैं, ठीक है, ये हमने, ये एग्जांपल हो गया 1। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कॉर्क की बॉल ली और इसको हाई स्पीड से आपके फ्रेंड ने फेंका और आपको कैच करना है, तो आपको हर्ट होगा, आपके हाथ क्या होंगे, हर्ट होंगे, क्या होंगे, हर्ट होंगे। हर्ट होने का मतलब है कि आपकी जो पाम है, आपके हाथ है, वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है वेलोसिटी से भी। अगर यही बॉल आपकी फ्रेंड ने स्लोली फेंकी, आपके पास आके स्लो स्पीड में फेंका, तो आप इजीली कैच करेंगे, लेस हर्ट होगा आपको, या यू विल नॉट हर्ट एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है कि क्योंकि स्पीड कम हो गई है तो एफ जो है वो भी कम हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो फोर्स है वो मास से भी रिलेट कर रहा है, और जो फोर्स है वो वेलोसिटी से भी रिलेट कर रहा है। ये तो आपको मालूम है ना, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब कि अगर आपका मास इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ये भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशन है इसका, मतलब मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा, ये डायरेक्टली इसका रिलेशन होता है। तो अब यहाँ पे ये तो हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है कि जब फोर्स से वी टर्म रिलेट करे, तो ये नहीं हमने पढ़ा हुआ है। तो जब फोर्स से मास और वेलोसिटी दोनों रिलेट करते हैं तो एक न्यू टर्म आता है विच इज़ मोमेंटम, ठीक। तो मोमेंटम टर्म आता है, तो यहाँ से आपका मोमेंटम टर्म जनरेट होगा। तो चलिए देखते हैं मोमेंटम क्या है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तो मोमेंटम को हम एक्सप्लेन करेंगे। मोमेंटम होता है फोर्स को, हम देखो इस केस में हम फोर्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फोर्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। रेट टर्म जहां पे आता है इसका मतलब हम कनेक्ट कर रहे हैं टाइम के साथ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ क्या हो गया, मोमेंटम
अभी हमने उसको क्या वेरिएबल यूज़ करते हैं, अभी हमने इसका डिटेल नहीं बताया, अभी बताएंगे इसके बाद, इसको समझने के बाद। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स P से, और इसका फॉर्मूला होता है mv, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अगेन ये जो v है ये इनिशियल एंड फाइनल दोनों ही होगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू m। अब v माइनस यू डिवाइडेड बाई t क्या होता है, क्या होता है, a एक्सेलरेशन होता है ना। इसकी जगह हम एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं। तो देखो f, ये प्रूफ हो गया कि जो फोर्स है, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको किधर ड्राइव करके ले जाता है, ये फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन ही हमको बताता है, क्योंकि एक्सेलरेशन के अंदर चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी से भी फोर्स रिलेट करता है। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी यहाँ पे। अब हम स्टेटमेंट में आएंगे, अब आप स्टेटमेंट समझेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन भी पुट कर सकते हैं आप, ये प्रोपोर्शनल है इसके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पे ये दोनों डिपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन, बॉडी उतनी एक्सेलरेट होगी। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो P है स्टूडेंट, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, और इसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन जिधर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उधर ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड को यहाँ से और इस तरफ अगर मैं इसको पुश करती हूँ, ऐसे इधर ड्रैग करती हूँ, तो इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मोमेंटम होगा इसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। मैग्नीट्यूड आपको मालूम है जो वैल्यू होती है। ठीक है, तो वैल्यू, तो वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लॉ है। इसमें फिर से देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। इतना स्टेटमेंट है, इसके आगे तो ये नेचुरल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, चेंज इन मोमेंटम अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अगेन वीडियो पॉज करके आप सेकेंड लॉ ये नोट करेंगे। इसके बाद इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो चलिए नोट करिए आप। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं स्टूडेंट, सेकेंड लॉ से रिलेटेड। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, और उसके बाद वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, उसके बाद रीचेक करेंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 5 seconds to stop after the brakes applied. Calculate the force exerted by the brakes on the motorcycle if its mass along with the rider is 200 kg. तो आप ट्राई करिए इसको खुद से पहले। ठीक है, चलिए फिर आप चेक करेंगे आप आंसर अपना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, वैल्यूज देखते हैं। वैल्यूज हैं इसमें, अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर। तो एक तो वेलोसिटी दी है, मोटरसाइकिलिस्ट कैसे मूव कर रहा है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब इस पॉइंट से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। तो वो वेलोसिटी जिस पॉइंट से आप ऑब्जर्व करते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को SI यूनिट्स आपको क्लियर होंगी आई होप, तो SI यूनिट्स पे ध्यान देना है आपको। मास के लिए है kg, फिलहाल जितनी यूनिट्स आपको चाहिए, तो मास के लिए है kg।
डिस्टेंस लेंथ के लिए है मीटर, टाइम के लिए सेकंड्स। तो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में हमको टाइम सेकंड्स में दिया है, इसलिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सारी वैल्यूज़ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो तब आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ट्राई करेंगे कि SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 90 किलोमीटर पर आवर एक ईजी मैथड होता है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाता है। 5/18 अगर आपको याद नहीं होता है तो बहुत एक इजी वे है इसको लर्न करने का। किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 मीटर, आवर्स को जब आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितने सेकंड्स हुए, 3600 इतने सेकंड्स हुए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5/18। ठीक है, तो यहाँ से आया है ये 5/18, तो इससे कैलकुलेट करके 18 5 ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है। फिर क्या दिया है हमको, टाइम दिया है 5 सेकेंड्स। फिर दिया है हमको वैल्यू, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, F हमको कैलकुलेट करना है। ब्रेक ऑन द मोटरसाइकिल इफ इट्स मास अलोंग विद द राइडर, मतलब मोटरसाइकिल और जो राइडर है दोनों का मास मिला के है 200 kg। तो और क्या है, ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर दी ब्रेक्स अप्लाइड, तो जब ब्रेक अप्लाई किया वो स्टॉप हो गई है, बाइक क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है हमारी। तो हमको F इज इक्वल टू ma, दिस इज द फार्मूला वी विल यूज। अब इस फार्मूले में m हमको मालूम है लेकिन a हमको नहीं मालूम है, तो a हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ करना है हमको, AT, P इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये दो फार्मूले से हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमको A फाइंड आउट करना है, तो A इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T होता है। इसकी हम शफलिंग करके ये निकाल सकते हैं, या ये भी हमको मालूम है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज एक्सेलरेशन, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे V है 0 माइनस U है 25 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हुआ एक्सेलरेशन हुआ 5 5 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हुआ। A का वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, फोर्स निकल जाएगा। फोर्स है M इंटू A, मास है 200 kg इंटू एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 10 और 0 न्यूटन माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे माइनस का साइन हमको बता रहा है, ये बता रहा है नेगेटिव एक्सेलरेट हुआ है, ब्रेक अप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन हमको बता रहा है कि ये जो फोर्स है ये है रिटार्डेशन फोर्स, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बॉडी या बाइक, यहाँ पे बाइक है, बाइक decelerated after applying force, after applying brakes। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हुआ। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस लॉज। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग है, टू ईच एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहते भी हैं ना हम कि आप जैसा करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। सेम वे जैसे एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन होगा, और कैसा रिएक्शन होगा, इक्वल, ऑपोजिट, साइमल्टेनियसली, उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लॉ कुछ हम इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्शन और रिएक्शन के बीच में क्या रिलेशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि जब आप एक्शन अप्लाई करेंगे उसके बाद रिएक्शन होगा, नहीं, वो दोनों एक साथ होते हैं। तो समझते हैं पहले। तो ये ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, ये चलिए इसी से समझते हैं कि ये बोर्ड है जैसे, और ये मेरा हाथ है। तो जब मैं इस बोर्ड को, जैसे ही मैंने इस बोर्ड को पुश किया, ये बोर्ड भी मेरे हाथ पे
एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ एक्ट करेंगे। ऐसे नहीं है कि ये मैंने अप्लाई किया उसके बाद ये मुझ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, नहीं, सेम टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्ट ऑफ डिफरेंट बॉडीज, और एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक्शन मैं कर रही हूँ तो ये इसके ऊपर फील हो रहा है, इसका रिएक्शन मेरे पाम में फील हो रहा है, डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करते हैं। ये एक ही बॉडी में एक्शन और रिएक्शन एक्ट नहीं करेगा, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगर एक बॉडी में एक्ट करेगा तो कैंसिल हो जाएगा फोर्स। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अब ये मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होते हैं। अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूँ तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर 1 न्यूटन ही फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन इनका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। मेरे हाथ का डायरेक्शन इधर है, बोर्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। तो चलिए हम ये बॉक्स के हेल्प से समझते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ बॉक्स ए बी और ये किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, यहाँ से एक फ्रेंड ने इसको पुश किया, इधर से एक फ्रेंड ने पुश किया, तो ये जब दोनों के दोनों कांटेक्ट में आएंगे आपस में, ये बॉक्स ये कांटेक्ट में आ गए बॉक्स, ठीक है। हिट किया इन्होंने दोनों ने एक दूसरे को, तो जब हिट किया इन्होंने एकदम, जब फर्स्ट टाइम इसने इस पे एक्शन किया और इसने इस पे रिएक्शन किया, उस टाइम पे जो फोर्स अप्लाइड बाय ए ब्लॉक वो होगा, ए ने बी पे अप्लाई किया और बी ने क्या किया, बी ने ए पे अप्लाई किया, और ये एक्शन था। सपोज इसको अगर हम एक्शन माने तो इसने रिएक्शन अप्लाई किया, तो इसने किया इस डायरेक्शन में, इसने किया इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन डिफरेंट है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इस केस में एक साथ दोनों ने एक्शन रिएक्शन पेयर बनाया, मीन्स एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस किया। डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज ने ये एक्सपीरियंस किया, ये इक्वल मैग्नीट्यूड का है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो अगेन एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज एक बैट्समैन है, वो बैटिंग कर रहा है और ये बैट है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत फोर्स के साथ बॉल आती है और इस बैट को हिट करती है, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करके बॉल आ रही है और इस बैट को हिट कर रही है। ये बैट भी इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रहा है और ये बॉल इसको हिट कर रही है। तो जितनी आपने ज़्यादा इस बॉल को एक्सेलरेट किया, जितना फोर्स प्रोवाइड किया इस बॉल को थ्रो करने में, जैसे ये बॉल इस बैट को टच करेगी, ये बैट भी इस पर उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करता है। और अगर आप बैट मूव ना भी करें फिर भी बॉल इसको हिट करके चले जाएगी, मतलब ये बैट का रिएक्शन फोर्स था, ठीक है। इस केस में आप देखते हैं कि बॉल जितनी तेज से बैट को हिट करके बहुत दूर जाके गिरती है, अगर आप बैट अपने हाथ से छोड़ दें तो बैट थोड़ी सी दूर पे गिरेगा, मतलब बैट की वेलोसिटी लेस होती है इन कंपैरिजन टू बॉल की वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंस कहाँ से जनरेट होता है स्टूडेंट, मास से, क्योंकि बैट का मास ज़्यादा है, बॉल का मास लेस है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं गन से। गन रिकॉयल होती है, रिकॉयल होने का मतलब होता है पीछे की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये गन है और आपने इससे बुलेट फायर किया, ये बुलेट गया, ऐसा शेप का होता है, और बुलेट जितने आपके फोर्स के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये इस गन को भी उतना ही फॉर बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स इसको भी प्रोवाइड करेगा, मतलब दोनों एक साथ एक्ट करते हैं। लेकिन बुलेट इतनी तेज पेनिट्रेट होके किसी चीज़, इतना तेज जाके किसी चीज़ को पेनिट्रेट कर देती है, लेकिन गन ऐसे नहीं करती, गन हमारे हाथ में ही रहती है, ठीक है। तो उसका रीज़न होता है अगेन कि इस पे मास ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें मास ज़्यादा होता है। और ये इसमें अभी जो मॉडर्न गन्स हैं उनमें फिर शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो कि उस शॉक को एब्जॉर्ब कर देते हैं और ये अपने हाथ पे रहती है। तो इसमें भी एक्शन एंड रिएक्शन दोनों है। सेम आपका एग्जांपल है रॉकेट का, कि जब रॉकेट आपका अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ेगा तो ये जो फ्यूल होता है इसका, ये फ्यूल क्या क्या करता है, ये एग्जॉस्ट फ्यूल क्या होता है, ये जितना फोर्स से आपके जो एग्जॉस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, उतने ही फोर्स से रॉकेट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ये बलून, आप क्या करते हैं, बलून में एयर फिल करो
ठीक है, और यहाँ पे इसको टाई कर दो। इसके बाद ये टाई इसका खोल दो यहाँ पे, तो आपको क्या दिखता है कि जो एयर है वो इधर इस डायरेक्शन में पास होती है और बैलून किस डायरेक्शन में जाता है, बैलून इस डायरेक्शन में जाता है, तो वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसमें जो आपका सेकंड लॉ है उसमें एक और टर्म था, आप याद रखिए उसको, कि फोर्स की यूनिट्स के बारे में था। तो फोर्स की एसआई यूनिट फोर्स की न्यूटन है, ये हमको मालूम है। ठीक है, एक न्यूटन के अंदर कितने एसआई यूनिट क्या वैल्यूज होती हैं, क्योंकि ये मास और एक्सेलरेशन से मिलके बनता है। तो मास है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन इज इक्वल टू होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे एसआई यूनिट की। अगर आप सीजीएस सिस्टम में यूनिट की बात करें तो सीजीएस भी पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे। सीजीएस सिस्टम में जो एसआई यूनिट होगी उसको हम इसमें एसआई में हम न्यूटन कहते हैं और सीजीएस में हम डाइन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सीजीएस में हम डाइन कहते हैं। तो 1 डाइन इज इक्वल टू होता है केजी, क्योंकि सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। तो ये हो जाएगा ग्राम मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो जैसे न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए जो ये आज का वीडियो था स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छे से आप इसके नोट्स बनाइए। अभी कमिंग वीडियो के साथ ये चैप्टर का लास्ट छोटा सा सेगमेंट बचा है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम अभी कमिंग वीडियो में करेंगे। और उससे रिलेटेड क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी होंगे कुछ, तो हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी उसको समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट ओवर करते हैं आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और नए हैं आप चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपके सजेशंस के अकॉर्डिंग मैं करेक्शन करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू।